आपके परिवार का कोई उसकी? जी, अच्छा, देवर देवर। क्या नाम था उनका? अशोक कुमार। क्या हुआ था? उन्हें वो कोई ठेकेदार उसमें ले गया था सीवर में, तो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे वे। अभी सीवर में कुछ लोग की डेथ हो रही है, तो इसलिए हम बैठे हैं कि उनको सीवर में मत जाने दो। ये राहुल आपका बेटा था। किस साल में इनकी मौत हुई? ये क्या तारीख 30 तारीख हाँ 30 तारीख तीसरा महीना हाँ 2026 में दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ दिल्ली में? दिलशाद गार्डन शिवपुरी विधानसभा में। किसी ने कोई भरोसा दिया था कि आपको कुछ मिलेगा, पैसा वैसा या हमें कोई किसी मदद? कोई भरोसा नहीं दिया, ना हमारे पास कोई वकील वकील करने को पैसा था। हम तो कमज़ोर आदमी थे, तो इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। कोई भी उसका सेफ्टी वेफ्टी बेल्ट कुछ भी नहीं था। और उनका जेसीबी का काम था। ये जेसीबी उन्होंने लगाई नहीं, क्योंकि वो जो उसमें जेसीबी में तेल ख़त्म हो गया। 18 से 20 फुट नाला गहरा था वो, और उसमें गिरने के कारण डेथ हो गई। मेरा नाम सर परवीन है। अच्छा। और मेरा जो भाई ख़त्म हुआ था 2017 में। अच्छा। अगस्त लाजपत नगर में जो 3 लोग सीवेज में एक्सपायर हुए। अच्छा। जब आदमी के पास नौकरी नहीं होगी, चाकरी नहीं होगी, एक दिहाड़ी 500 रुपए की करने जाते हैं, और 500 रुपए की दिहाड़ी के अंदर बंदा अपनी जान पे खेल जाता है, केवल किस लिए? 500 रुपए के लिए, अपने बच्चों के लिए, दाल रोटी के लिए। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, बोले कि चांद पे चले गए, 10 फीट नाले के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हकीकत यह है कि वो कैमरे पे आते नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, गटर जो है ना, भाषा में गाली है। और ये कंगना जी ने क्या कहा, पूरी जेंसी को गटर बोल दिया, लेकिन उसके पीछे क्या समझ है वो जानते नहीं है। गटर में लोग काम करते हैं, लोग मरते हैं समाज की सेवा में। हम दलित लोग हैं, हमारे पास जातिगत हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है, तो ऐसा भेदभाव ना हो, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं। तो अगर हम बराबर हैं तो हमारे साथ भी डिग्निटी का बिहेवियर होना चाहिए ना। साल में कितनी मौतें हो जाती होंगी इस लापरवाही की वजह से? एक साल के अंदर अगर 50 मौतें भी इस तरह से हो जाती हैं दिल्ली एनसीआर देश भर में, तो वो भी क्यों हो रही है? ये जो मुद्दा है ये तो सर काफी पुराना है। पुराना मतलब ये नया कानून बनाने के बाद ही ये सारे चल रहा है, बट सरकार तो एक बात भी इसका जवाब नहीं देते हैं। ऐसे मर जाते हैं सारे, बट वो लेखा भी नहीं देते। बाबा साहब ने कहा, संविधान जितना भी अच्छा हो, लेकिन जो लोग उस संविधान को अमल में लाते हैं, अगर वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो संविधान जितना भी बढ़िया हो, वो संविधान का कोई मायने नहीं रहता है। नमस्कार, हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं जंतर मंतर पर, और इस बार अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट नहीं है, ये है सीवर में हत्याओं के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जंतर मंतर आप देख सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे कैमरामैन भी नहीं, हमारे एक साथी मिले, उनसे हम लोग करा रहे हैं। जंतर मंतर खाली है इस वक्त, दिखाइएगा सर। हाँ। सारा ये देखिए, पूरा जंतर मंतर खाली है। ये सामने देखिए, ये जो सामने आपको पीले पीले बैरिकेड्स दिख रहे हैं, उसके उस तरफ थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके उस तरफ बैरिकेडों की हाइट बड़ी कर दी गई है। हाँ। इधर लेफ्ट में यही आपको जवान दिख रहे हैं। ये मात्र 10 से 15 दिन पहले तक ऐसा नहीं था। हाँ। अभी जो ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है उसके बाद इसकी हाइट भी बढ़ाई गई है, प्लस सबको कनेक्ट भी कर दिया गया है। जी। और आज जो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप किलिंग अस, सीवर में हत्याओं के खिलाफ। हाँ। क्योंकि दीपक, ये अभी जो सरकार बनी है, ये कहा जा रहा है कि सीवर में जो लोग मैनुअल काम होता था, वो मैनुअल काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मशीनें आ रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो हम लोगों की ग्राउंड में जो वर्कर्स से बात होती है, कभी भी मैनुअल काम बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इतने छोटे और इसमें पेचीदे चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर खुद आदमी को घुसना पड़ता है। और वो भले ही रिकॉर्ड में ना हो, लेकिन वो घुसते हैं, और उसके बाद जिस तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह का वो है, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी के लेकर एक प्रोटेस्ट है। यहाँ पे कई विक्टिम की आपको फैमिली भी मिलेंगी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पहले एक बार इनसे समझते हैं कि ये जो आंदोलन है, सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम योगेश है, मैं भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ। यहाँ मैं समर्थन में आया हूँ इस पूरे जो ये स्टॉप किलिंग जो सीवर का है। और मैं देखिए एक चीज़ कह रहा हूँ, जो अभी ओके कि हो सकता है कि मैनुअल आदमी उतरे, लेकिन क्या उसका मास्क
क्या और चीज़ें, कुछ तो सेफ्टी की चीज़ें हो सकती हैं। इक्विपमेंट्स की आप बात कर हाँ, रहे हैं। वो तो हो सकता है। जबकि हम कई बार अभी देखते रहे हैं दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली एनसीआर में, कि बहुत सारे लोग सीवर पे उतरे और वो ऐसे ही उतर गए सेना, या फिर एक नॉर्मल मास्क लगा रखा उतर गए, और वो उतरने के बाद फिर जो भी हुआ, और अधिकतर बहुत केसों में सुनाव की मौत हुई। तो इसको लेकर जो भी इक्विपमेंट और जो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है, लापरवाही हो रही है, और लंबे समय से ये दिख रहा है। तो इसको लेकर ये सब एक बार अगर समझने की कोशिश करें आसान भाषा में, हाँ जी। तो मान के चलिए कि साल में कितनी मौतें हो जाती होंगी इस लापरवाही की वजह से? देखिए एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को जितनी जानकारी है कि लगभग 50-60 भी अगर मौतें हो रही है पूरे साल में, इस तरह से ज़्यादा, क्योंकि जब ये पता चला था ना। लेकिन वो भी सवाल है ना, वो भी क्यों? बिल्कुल। एक साल के अंदर अगर 50 मौतें भी इस तरह से हो जाती हैं दिल्ली एनसीआर देश भर में, तो वो भी क्यों हो रही है? और जब हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम इतनी आधुनिकता हो रही है और हम देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और हम AI के ज़माने में जी रहे हैं, है ना। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम दूसरी चीज़ों के लिए ला रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एक से एक अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, कार आ रही हैं, प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के कैमरे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो एक वर्कर जो काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, जब ये बेसिक ज़रूरत है एक शहरों की, तो वो क्यों नहीं वो लेकर आया जा रहा है? तो इसके पीछे साफ साफ लगता है कि क्योंकि आम जनता से गवर्नमेंट को कोई नहीं है, वो जैसा भी काम हो रहा है वो करेगा ही, मजबूरी में करते ही हैं। एक दलित आबादी तो कर रही है रोजी रोटी के लिए, तो जो होगा इतनी सारे, उन्हें लगता है कि इतने सारे लोग हैं, एक आध मर भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला। लेकिन इसमें एक गंभीर सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप इस तरह से बिना मास्क और जो भी उपकरण हैं उसके बिना आप मेन होल में नहीं घुसा सकते या नाले के अंदर नहीं घुसा सकते। तो फिर ये कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है ना, और ये सरकार और सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत सारी चीज़ें कानूनन बना रखी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत सारी कानून है, लेकिन वो सब कानून अब खासकर अब तो कागजों में रह गए हैं। पहले की गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत अच्छा स्थिति नहीं थी, लेकिन वही है ना, उसको लेकर जो एक्शन लेना है, जो उसको लेना है, वो नहीं लगता। मुझे लगता है पूरे सिस्टम का एक मामला है कि सिस्टम, क्योंकि मजदूरों और आम नागरिकों को लेकर एक असंवेदनशीलता है जो दिखती है, उनके अलग अलग एक्शन में दिखती है। वो कोविड में भी दिखी, कोरोना में भी दिखी। तो ऐसे में ये सिर्फ कहना ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आप इसको लेकर डाल दीजिए कहीं। एक चीज़ ये बताइए, आपने मजदूरों के लिए इतना संघर्ष किया हुआ है, पर ये जो वर्ग है इनके लिए भी आवाज़ उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो दबी जाती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमें लगता है कि सफाई कर्मचारी हैं या देश भर में जो भी कर्मचारी हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है उनको संगठित किया जाए। और ये जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि ये सरकार तो लगातार उनको नहीं ध्यान दे रही और जन विरोधी सरकार है, ऐसे में सफाई कर्मचारी हों या देश भर के अंदर जो भी चाहे घरेलू कामगार या जो भी कर्मचारी मजदूर वर्ग है, उनको एकजुट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सारे मजदूरों को, चाहे वो अलग अलग मजदूरों को एकजुट करके एक जन दबाव बनाना पड़ेगा। इसका भी एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा बड़ा। क्या आपको लगता है कि मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही? क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप हर साल देख रहे हैं कितने मामले हो रहे हैं, 50 मौतें कम नहीं होती हैं अगर ये आंकड़ा सही है तो। लेकिन उसको लेकर सीरियस आप कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं था। इसका मतलब सीरियस तो कोई भी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से नहीं पूछा कि आप बताइए कि क्या इसमें अपडेट है, क्या आप इसमें चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या मजदूर की जान जो है बिल्कुल सस्ती हो गई है? बिल्कुल सस्ती हो गई है। मज़दूरों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, पर मज़दूरों की और आम लोगों की जान सस्ती होती जा रही है। और ये कहना बहुसंख्यक आबादी, मजदूर आबादी है, जिस वो मर जाए, उनके साथ उनके कैसे हालातों में रह रहे हैं, क्या हो रहा है। एक तरफ गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उन पर बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं। और ये क्योंकि सारा जो ध्यान है वो प्रॉफिट पूंजीपतियों को की सेवा में लगे हुए हैं, गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो मजदूर मेहनतकश लोग जो अपनी जान भी दे रहे हैं, मर भी रहे हैं, भूखे मरे, एक दिन उठेंगे, खड़े होंगे, संगठित होंगे और संगठित होकर इस मुनाफा को सरकार को बदल देंगे। चलिए और लोगों से हाँ, हम लोग विक्टिम से भी मिलते हैं, जिनके परिवार में के जो लोग हैं, बच्चे हैं या उनके पति हैं जिन्होंने खोया है, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि असली जो मामला है उन्हीं के साथ, और वही बता सकते हैं इसकी गंभीरता क्या है। तो आपने सर सबको सुना। अब ये विक्टिम जो है यहाँ फैमिली, जो मैं कह रहा था पीड़ित फैमिली, उनसे भी एक बार बात करते हैं। ये काफ़ी देर से बैठी हुई, मैं इनको देख रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रजनी। आपके परिवार में आपके पति की मौत हो गई थी, कब की बात है ये? 24 पिछले महीने से, मतलब ये 24 जून 2026। दिल्ली में कहीं पर? हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में। तो फिर उसमें कोई आया मिलने आपसे, कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिला?
कोई मदद मिली नहीं मिली? सरकार से कोई तो बात हुई थी, कैसे उनकी मौत हुई, कोई जानकारी मिली थी आपको? कोई कहानी पता है क्या हुआ था? कुछ तो बताया होगा किसी ने। पता नहीं, उनको आइडिया नहीं था साफ करने का, लेकिन किसी पड़ोसी के साथ गए थे वो, और वो उनको भेज दिया कि तुम तार लिया हो, इसको मैं देखता हूँ। उन्होंने ढक्कन खोला तो वो अंदर चले गए। अच्छा, ढक्कन खोला और एकदम से गिर गए। और उनको इससे पहले कोई साफ सफाई का आइडिया नहीं था? कभी करा नहीं उन्होंने, पहली बार करा। तो इनकी मतलब कोई जॉब्स जैसी नहीं थी, वो नहीं, जितना काम किया उतना पैसा मिलता? हाँ, वैसे ही नाली मोरी का ऐसे कोई ले गया तो कर लिया, ऐसी कोई जॉब नहीं थी उनकी। अच्छा, तो आपके विधायक कोई मिलने नहीं आए इस घटना के बाद? कोई नहीं आया? किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब देखिए, सबके अपने अपने किस्से हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ना, आप ये समझिए कि दिल्ली में अगर आप प्रवेश शर्मा जी हैं, उनके आप आर्टिकल पढ़ेंगे, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये मैनुअल स्केचिंग बंद कर दी गई है। और लेकिन इसीलिए हमने पूछा कि ये मामला कहाँ का है, दिल्ली का है। करेक्ट। आपका भी, आपके परिवार का कोई उसकी? अच्छा, देवर। क्या नाम था उनका? अशोक कुमार। क्या हुआ था? उन्हें वो कोई ठेकेदार उसमें ले गया था सीवर में, तो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे वे। तो दूसरा था ठेकेदार, तो वो भी नीचे उतरा, तो उसे भी गैस चढ़ गई थी। मेरे देवर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जो तीसरा बंदा था वो छोड़ के भाग गया था। अच्छा, हाँ जी, गैस चढ़ गई थी? गैस चढ़ गई थी सीवर में, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। कहाँ, ये दिल्ली की बात है? हाँ, ये रोहनी नरेला, दिल्ली नरेला है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये कब की घटना है? ये 2009 की। अच्छा। 2009 और 20 सितंबर, वो 20 मार्च 20 की। तो अभी तक कुछ नहीं? अभी हमारे पास कुछ नहीं मिला हमें। किसी ने कोई भरोसा दिया था कि आपको कुछ मिलेगा, पैसा वैसा? या हमें कोई किसी मदद? कोई भरोसा नहीं दिया, ना हमारे पास कोई वकील करने को पैसा था। हम तो कमज़ोर आदमी थे, तो इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। आप कमज़ोर थी इसलिए आपने मौत को चुपचाप स्वीकार कर लिया, ऊपर वाले की ये समझ क्या करके। करें, हमारा इंसान चला गया और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला आज तक भी। 17-18 साल हो गई हैं। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, ठीक है। ये काफ़ी पुराना मामला है। सोचिए कि वो सब लोग भी जो है आज तक इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ के लिए। आप देखिएगा, और ये कहीं और की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग बार बार पूछ रहे हैं। ये सारे जो विक्टिम आपको दिख रहे हैं इस वक्त, ये सब दिल्ली और उसके आसपास के लोग हैं। और इसीलिए ये लिखा हुआ है सीवर की हत्याओं के खिलाफ स्टॉप किलिंग अस। और ये कौन लोग हैं, इसकी भी हमने प्रॉपर चर्चा करके उन्होंने बताया था कि हमारे समाज को ये काम क्यों दिया जाता है, तब कि कहा जाता है कि आप चांद में पहुंच गए हैं। और गटर की सफाई के लिए आपको एक दलित, एक पिछड़ा वर्ग, उसके आदमी को करते हैं। अब इसमें जैसे उन्होंने बताया कि गैस इतनी होती है, आप कोई गियर के साथ नहीं होते, आपके पास मास्क नहीं होता, आपके साथ कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा घटना। मतलब एक तरह से ऐसा भी लग रहा है कि सरकार ने ये मान लिया है कि दलित हैं तो इनका जन्म इसलिए हुआ है, और क्योंकि अगर वो चांद पे जा सकते हैं तो नाले के अंदर तो घुस ही सकते हैं ना। तो ये तो सरासर लापरवाही है, चाहे पहले की सरकारें हों या अभी की हों, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पिता सत्ता ध्वंस करो, औरतों को आज़ाद करो। एक बार बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मन्नत। ये क्या पिता सत्ता की बात कर रही हैं आप? हमारे दर्शकों को समझाएं। आप जेन जी हैं ना? आजकल जेन जी की बहुत बात हो रही है, तो आपसे मतलब कि जैसे कि अभी सीवर में कुछ लोग की डेथ हो रही है, तो इसलिए हम बैठे हैं कि उनको सीवर में मत जाने दो, उनके लिए मशीन्स लगवाओ। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मगर आपने नारे कुछ अलग लगाया ना, पिता सत्ता ध्वंस करो। क्या है पिता सत्ता ध्वंस करो? औरत को आज़ाद करो, ये तो दूसरा मामला है। मतलब कि जैसे गर्ल्स बाहर निकलती हैं, उनके लिए सेफ्टी नहीं होती, तो उनको सेफ्टी चाहिए, उनको भी थोड़ी सी मिलनी चाहिए ना। चलिए, मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में आप आई हैं लड़ने के लिए, वहाँ आपसे बहुत कठिन सवाल किए जाएंगे। तो आप जब भी कोई बैनर लगाती हैं उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपसे पूछेंगे, आपको कहेंगे आपको कुछ पता ही नहीं है, ज़बरदस्ती ले आया। तो आप हमेशा अपनी तैयारी के साथ आइए,
है ना। आप चूँकि नए जनरेशन हैं और ये आप लोग जो भी करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। लेकिन ठीक है, आपका जो कॉज़ है वो आपको पता है। मैंने बैनर के लिए इनसे बात करी थी जी। ये राहुल, उम्र 28 साल, इनसे बात करता हूँ। सीवर में मौतें और अब नहीं, अब और नहीं। ये राहुल आपका बेटा था, किस साल में इनकी मौत हुई? 30 तारीख हाँ 30 तारीख, तीसरा महीना हाँ 2026 में दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ दिल्ली में? दिलशाद गार्डन, सीमापुरी विधानसभा में, डी अच्छा। पॉकेट। किसी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वगैरह कोई बातचीत कुछ भी करनी? नहीं सर, कोई भी उसका सेफ्टी वेफ्टी बेल्ट कुछ भी नहीं था। और उनका जेसीबी का काम था ये। जेसीबी उन्होंने लगाई नहीं क्योंकि वो जो उसमें जेसीबी में तेल खत्म हो गया। 18 से 20 फुट नाला गहरा था वो, और उसमें गिरने के कारण डेथ हो गई। नाले में कुछ नहीं दिया, नाले में उतार दें, कहते मैं कुछ नहीं काम करोगे तुम, मेरे बेटे को उतार दो। समाज का ये काम है, आप ही करो। अच्छा, उन्होंने ये किसने कहा कि आपको वाल्मीकि समाज को यही काम? वहाँ के जय साहब, जेई साहब ने कहा कि आप वाल्मीकि समाज वाले अब यही करो। काम करते हो आप और यही करना पड़ेगा। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि उनकी मौत हो गई तो आप क्या करें? सर ये तो 5:30 बजे हमें खबर लगी है जीटीबी हॉस्पिटल में, वही गिर का है। और जब उनकी मौत हो चुकी थी, मौत तो 2 से ढाई घंटे में नाले में गिरने के कारण पहले हो चुकी थी। किसी जो आसपास के साथी थे उनसे बात हुई, कुछ पता चला पूरा क्या हुआ था, कैसे मामला शुरू हुआ था? वो तो सर हाँ, वो जो उनकी जोड़ मतलब किसी ने बताया तो कहानी क्या रही होगी? वो काम कर रहे थे तो काम करने के काम उसके नाले में गिर के डेथ हो गई उनका पैर पर। अच्छा, और ये भाई है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अमरदीप। अमरदीप। आप राहुल के कौन हुए? भाई हो बड़े भाई हैं। क्या हुआ था उस दिन घटना, थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या हुआ था। काम पर गया था वो छोटे वाला भाई, तो काम पर जाने के बाद में और भी लड़के काम करते हैं वहाँ पे। तो करने के बाद में तो पुलिया ना डी पॉकेट है दिलशाद गार्डन, ये जो सीमापुरी वहाँ पे काम करते थे। तो उसने मना कर दी कि मैं इसके अंदर नहीं बढ़ूँगा, ये जेसीपी का काम है, जेसीपी को बुलाओ। तो उन्होंने कह दी जेसीपी का तेल खत्म हुआ पड़ा है, ये आपका काम है, आपको करना है, ठीक है। आप वाल्मीकि समाज से हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, नहीं करना तो अपने घर जाओ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमें पहले भी बताई थी, मैंने उससे पूछी था कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ चीज़ मिलती है नाले में, जैसे उतारते हैं या कहीं भी कुछ भी काम करवाते हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं कुछ नहीं मिलती। मैंने कहा था तो अच्छा ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कह दिया था नहीं हम देते हैं ना सेफ्टी बेल्ट वगैरह, अगर जो हम बड़े नाले पर काम करवाते हैं। मैंने अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में ना हमारे जो वो भाई काम कर रहा था, पुलिया थी बंद थी डी पॉकेट में दिलशाद गार्डन, उसका पैर पर से पैर रपट गया। अच्छा। और वो सिर के बल जैसे गया तो छत्ते में उसका सिर फंस गया और वो पुलिया के नीचे रख गया। 2 से ढाई घंटे में बॉडी उसकी मिली थी, वहीं के उन्होंने बताई है। और फिर वैसे जीटीवी दे के गए, हमें 5 से 5:30 बजे के बाद में खबर लगी कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया। हम जीटीवी में गए, जाने के बाद में हमने बात करी अच्छा, तो फिर हमने वो पुलिस कंप्लेंट करी थी, तो एफआईआर भी हमारे पे सब चीज़ है। तो वो ठेकेदार ना तो आज तक हमारे कभी घर आया, पहला तो आगरा ये अपना पीडब्ल्यूडी का वो नहीं है, पीडब्ल्यूडी का अपना ये यहाँ पे है, ये मंडोली चुंगी के पास में अशोक नगर, वहाँ पे थे पहले ये, वहीं जाकर एक काम पे हाजिर लगाने, वहाँ से फिर अब वहाँ से बंद कर दिया होगी। अच्छा। अब पहुँच गए वहाँ पे गोल चक्कर। अच्छा। उसके बाद में ना फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हम जाते हैं धक्का मारे हैं, हम जाते हैं कहीं, जैसे हम अंदर जाते हैं धक्का मारा, यहाँ कुछ नहीं है जाओ। सुनो, वो हमें एसडीएम पे भी गए थे जब तो बॉडी घरी थी, तो हमें एसडीएम के यहाँ पे गए थे, तो ये बोल रहा था कि 30 लाख का आपको मुआवजा मिलेगा। ये किसने कहा था? ये तुम्हारा ये जो एसडीएम के यहाँ पे लिखित में दिया था या ऐसे मुंह से बोला था? लिखित में नहीं, मुँह से बोल रहा था, मीटिंग हुई थी वहाँ पे, अच्छा। बुलाया था हमें।
तो अभी तक कुछ, ये कब की बात है? ये जब हमारा भाई पहली की। अभी तक उसके बाद आपने पूछा नहीं फिर क्या हुआ? हम जाते हैं अब तो वे धक्का मार के बाहर भगा देते हैं। तो ये बताइए इनके, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर परवीन है। अच्छा। और मेरा जो भाई ख़त्म हुआ था 2017 में, अच्छा। अगस्त, लाजपत नगर में जो 3 लोग सीवेज में एक्सपायर हुए। अच्छा। मैं उन्हीं में से उनका ही एक छोटा भाई हूँ, जो मेरे से बड़े भाई थे। तो जब वो घर से निकले थे तो सुबह जैसे शादी रक्षाबंधन था अगले दिन का, तो कहा यार पैसे वैसे नहीं है, मैं 1-2 काम कर आता हूँ जाके, और कुछ पैसे हो जाएंगे घर में तो लड़कियों को देने के काम आ जाएंगे। मैंने ठीक है भाई चले जाओ, आपको जाना है। तो शाम को 4 बजे के आसपास हमें खबर लगी कि सीवर में 3 लोग लाजपत नगर में एक्सपायर हो गए। फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा भाई आ जाता है शाम के टाइम, आ ही जाता था काम करके। मैंने ये हादसे तो होते रहते हैं, पर ये नहीं पता था उसमें हमारा ही भाई होगा। शाम के टाइम जब पता चला तो हम सीधा एम्स हॉस्पिटल भाग के पहुँचे। वहाँ पर पहले तो हमें जब पुलिस हमारे घर पे आई तो पुलिस कह रही थी कि तबीयत ख़राब है, सीवेज में गैस वैसे लग गई है, थोड़ा सा उसको हॉस्पिटल लेके गए, आपको बुलाया गया वहाँ, तो आप एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, पता करो वहाँ। तो फिर हम गए उनके पास, तो पता है कि आपके भाई की तो डेथ हो चुकी है। पर जो मुआवजा वगैरह जो सारी चीज़ें हुई, हालांकि हमें 10 लाख रुपए दिए, और केजरीवाल जी आए थे हमारे घर पर, उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक नौकरी का कुछ, एक मकान देने के ऐसे वादे मेरे ही घर पे बैठ के उन्होंने करे। 10 लाख की राशि हमें दी गई, पर उसके बाद हमें पता चला कि अब 30 लाख के आसपास कुछ राशि मिल रही है। तो उसके विषय में जैसे इनको नहीं मिला। अभी एक लड़का और मंडोली का ही है, मंगल, उसके बेचारे को तो 5 बहनें हैं, उसको भी नहीं मिला। ये सारी जानकारी मेरे पास है, क्योंकि मैं विल्सन साहब के साथ लगा रहता हूँ, पता रहता है मुझे। और एक ये 2017 में केजरीवाल की सरकार थी, अभी भाजपा है, तो सरकारों का रवैया आप कर्मचारियों के साथ कुछ बदला हुआ है कि सब वैसे ही चलता चला आ रहा है? बिल्कुल सर, वैसे ही चलता चला आ रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कोई रवैया नहीं बदला गया है। और ना ही इन जैसे देते होती हैं कि सीवेज में गिर के, नाले में गिर के, या कोई सीवेज खुला पड़ा है तो उसमें मतलब कोई जल्दी से कार्रवाई नहीं होती। ना तो अभी तक ना तो वो इंजीनियर जो है वहाँ का जेई जो था, जिनने उस लाइन को खुलवाया था, वो कम से कम 20 फुट की लाइन थी, 20 फुट नीचे। आप कम से कम भी 15 साल पुरानी लाइन थी जो बंद थी। अब उसमें गैस नहीं बनेगी तो क्या होगा? पहले उसे खुलवा के उसमें पानी चलाते, अगर उसकी गैस निकालते तो हमारे भाइयों की डेथ नहीं होती। पर रवैया वही है, आज भी मैनुअली काम हो रहे हैं बहुत सारे। हालांकि वैसे तो अब तो सरकार ने बोला है कि मैनुअली काम, हाँ, मैनुअली काम नहीं करेगा कोई सीवर में उतर के, पर फिर भी आज भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3 डेथ हुई हैं, अभी इसी महीने में शायद पिछले 2 महीने के अंदर 20-25 लोगों की मौत हुई है दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली का ही आंकड़ा है। तो सर इसके खिलाफ तो बैठे ही हैं कि भाई ऐसा ना हो, और आगे से सब ध्यान रखें इन चीज़ों का। आपने ऊपर लिखा है हमें मारना बंद करो, हाँ, तो ये मारा तो नहीं जा रहा, तो मान लीजिए हादसा है ना, नहीं ऐसा सर, क्यों मारा ही जा रहा है सर। जब आदमी के पास नौकरी नहीं होगी, चाकरी नहीं होगी, एक दिहाड़ी 500 रुपये की करने जाते हैं, और 500 रुपये की दिहाड़ी के अंदर बंदा अपनी जान पे खेल जाता है, केवल किस लिए? 500 रुपये के लिए, अपने बच्चों के लिए, दाल रोटी के लिए। अब हमें ना मारो, हमें ना मारो का मतलब ये है कि सर हमें ना मारो, इसके लिए हमें फैसिलिटी दी जाए, ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं। मैनुअली काम करने हैं तो पहली बात तो होने ही नहीं चाहिए। आजकल फैसिलिटी इतनी है कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि मैनुअली काम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हो रहे हैं। दीपक, आप ये भी समझेंगे कि ना ये जो गटर होता है ना, अब छोटा सी ये सफाई होती है, उसमें इंसान हाथ डाल दे तो सैनिटाइजर से धोएगा, उससे धोएगा, और जो गटर जिसमें आपके घरों का मैल होता है, मल होता है, उसके अंदर जाना, आप समझिए, उसके अंदर जाना, उसकी सफाई करना, और उसके बाद जब सरकार का इस तरह का रवैया हो तो अपने आप में एक सवाल तो उठता है। और फिर जो भी सरकार हो, ये नहीं कि एक पार्टी की, हर पार्टी की। सबसे दुखद ये है कि सर कोर्ट का निर्देश है, इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट के निर्देश तो हो चुके हैं, पर फिर भी ये स्थिति बनी हुई है। ये ना तो इस पे काम हो रहा है, ना कोई सरकार ध्यान देती है। जब आदमी इंसान मर जाता है तब जाके 10 लाख की, 30 लाख की मुआवजा दे के हमें कह दिया जाता है कि बस यही है कि हमारा इंसान 30 लाख रुपए का था। अगर हमारा इंसान हमें चाहिए, हमें 30 लाख रुपए नहीं चाहिए सरकार को। अच्छा, थोड़ा सा ये आवाज़ कम होने देते हैं, ये थोड़ा कम होने देते हैं, फिर बात करते हैं।
आप कहाँ से आई हैं? मैं कुवैत में रहती थी। अच्छा। सऊदी गई थी उम्रे के लिए। उम्रे से इधर आई, सीधा दिल्ली, हमारा आंध्र प्रदेश है। हाँ। सीधा इधर आई क्योंकि मैंने इसरो में काम किया है सर। अच्छा। हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा। मैं दे दूंगी, चेक कर लिए। क्या काम करती थी इसरो में? चांद तक मैंने गया हुआ है सर। अच्छा। हाँ, चांद तक मैंने गया हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है एक स्क्रीनशॉट बचा है, मैं देती हूँ प्रूफ करने के लिए। बेकार में अब्दुल कलाम का फोटो रख के ये मोदी जी किसको जगा रहे हैं? मैंने काम किया है मिसाइल में, मैंने काम किया है उसमें चांद में। यहाँ क्यों आई हैं अभी? मैं यहाँ पे, मेरा इंसाफ मुझे चाहिए। मैं आंध्र प्रदेश में गई कंप्लेंट करने के लिए, मुझे झुटलाया गया, मुझे पागल करार किया। क्या कंप्लेंट थी आपकी? मैंने ऐसा बोलने की, मैंने चांद तक गई। अच्छा। मेरा कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अच्छा। दूसरों को क्यों दे रहा है इसलिए करके? सीवर से कोई है केस आपके घर की, जो ये सीवर के लिए आप आई हैं, सीवर में हत्याओं के खिलाफ, इससे जुड़ा कोई मामला भी है आपसे? नहीं। कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और भी लोगों से बात करते हैं सर। हेलो मैम। हाँ, आइए, हमारे साथ वृंदा करात जी हैं। मैम, ये तो काफ़ी पुराना मामला है और दुखद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हर साल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं फिर सरकारें जो है वो कैमरे पे आती हैं और वो कहती हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन असल जीवन में सुधार नहीं हो रहा। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, बोले कि चांद पे चले गए, 10 फीट नाले के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हकीकत यह है कि वो कैमरे पे आते नहीं हैं, क्योंकि अगर कैमरे पे आते तो उनको तो सरासर झूठ बोलना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट को क्यों मिसलीड किया गया है। नहीं, एक बात है कि आम तौर पर जो सुबह के काम करते हैं वो दलित हैं, तो ओवर प्रोपोर्शन ऑफ दलित की रिप्रेजेंटेशन क्यों है? कोई दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं? तो ये केवल दलित जाते हैं, और क्योंकि दलित जा रहे हैं, क्योंकि जाति प्रथा आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है, और वो जिंदा इस रूप में है कि इनकी सर्विस कंडीशंस ही कानून के खिलाफ है। कोई है नहीं, तो जिंदा रहकर भी उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है, और मर जाते हैं तो तब भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कोई दलित है नहीं, और ये लोग जाति प्रथा आधारित भाषा इस्तेमाल करते हैं। एक पूरी पीढ़ी को गटर पीढ़ी बता दिया। अरे गटर में कौन जाता है? जो तुम्हारे समाज के मैल को उठाकर सेवा करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक सांसद का इस तरह से बात करना, जेनजी के लिए गटर छाप कहना, और गटर छाप अब क्या बताना चाह रहे हैं? वो हमारे लोग हैं ना जो साफ कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, गटर जो है ना भाषा में गाली है, और ये कंगना जी ने क्या कहा, पूरी जेनजी को गटर बोल दिया, लेकिन उसके पीछे क्या समझ है वो जानते नहीं है कि गटर में लोग काम करते हैं, लोग मरते हैं समाज की सेवा में। ये कास्टिस्ट जो भाषा है, कास्टिस्ट जो एक परिभाषा है, इसके कारण आज ये हालत हो रही है कि जो गटर में काम करने वाले हमारे सबसे बहादुर साथी हैं, उनको इस गलत नज़र से देखा जाता है। क्या ये सरकार की उदासीनता भी है? उन्होंने मान लिया है कि इनका ये काम ही यही है, तो इनके लिए क्यों इतना काम करना है? मजदूर लोग हैं। अरे बात सुनिए, ये तो सब मनोवादी सोच के लोग हैं ना। अरे इनके हर एक कण कण में मनोवाद घुसा हुआ है, इनका डीएनए मनोवाद है। वो कभी सोचते हैं सिर्फ वोट के लिए दलित को गिनते हैं। अधिकार में दलितों का नाम कहीं आपने देखा है क्या? मैं यही कहा, जैसे आपने बोला ना कि वोट के लिए गिनते हैं, कहते तो ये कि सनातनियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, ये भी तो हिंदू ही है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ जाति प्रथा की बात है। हर हिंदू जाति प्रथा चाहता है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं हिंदुत्व वाले, मैं हिंदुत्व और हिंदू में अंतर समझती हूँ। ये हिंदुत्व वाले हैं जो मनोवादी हैं, उनके लिए ये गटर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर ये देखिए, इन्होंने एक पैम्पलेट पकड़ाया है और जिसमें लिखा हुआ है, जो इनकी मांग है कि सरकार विकसित भारत में अपने योगदान की तारीफ़ों के पुल तो बहुत बांधती है, पर अभी भी देश में महिला प्रथा चल रही है और सरकार चुप है।
आज सरकार चंद्रमा पर पहुंचने की अपनी उपलब्धि की तारीफ करती नहीं आगाती, वहीं सीवर टैंकों की सफाई मशीनों से नहीं करवाती। गटर की सफाई में हमारे समाज के लोगों को मारती है और हमारी मौत के सही आंकड़े भी छिपाती है। ये इनका आरोप है। इनका कहना है कि 2021 से अब तक जो है 593 लोग जो हैं सीवर सेप्टिक टैंक में मारे गए हैं, लेकिन सरकार ने जो संसद में आंकड़े दिए हैं वो 332 मौतें की हैं। इनका आरोप है कि 261 मौतें जो है सरकार ने छिपा लिया। तो यही इनका है। और आगे है, बाबा साहेब का संविधान सभी नागरिकों को गरिमा से जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी RL 21, लेकिन सफाई कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। इनकी मांग क्या है सर, पीछे एक बार देखते हैं। हमारी इनकी मांग जो है आप पढ़िए एक बार। आवाज़ आ रही है, कई चीज़ें बरसात का मौसम है, छाता भी लेना है, माइक भी लेना है। स्वतंत्र पत्रकारिता तो सर ऐसे ही होती है। इनकी जो मांगे हैं, सीवर सेप्टिक टैंक में मरने वालों का सही आंकड़ा देश के सामने रखें। सीवर सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों को रोकने के लिए MS एक्ट 2013 का सख्ती से पालन करें। सरकार समयबद्ध एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान की घोषणा करें। सफाई कर्मचारियों के लिए RL 21 यानी सम्मान से जीने की गारंटी करें। गटर में मौत के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये सबसे बड़ा है क्योंकि कार्रवाई होती नहीं है, कोई एक ठेकेदार को पकड़ लिया जाता है तो जिम्मेदारी तय हो। हाँ, सरकार सीवर सेप्टिक टैंक मौतों पर संसदीय स्थायी समिति की जांच गठित करे, जो संसद में मौतों, अभियोजन, मुआवजा और पुनर्वास पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सरकार को नमस्ते योजना की विफलता को स्वीकार करना चाहिए और ये सच्चाई माननी चाहिए कि इस योजना के लागू होने के बाद सीवर और सेप्टिक टैंक मौतों से भारी वृद्धि हुई है। हाँ, आइए एकजुट। अब सर जब ये बात हो रही है मौतों की, तो हम उन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं जिनके घर में वाकई मौतें हुई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो यहाँ पे मुझे दिख भी रहे हैं। तो उनसे हम लोग अभी बात करते हैं। तो ये अभी देखिए आपको बस बांट रहे थे। हाँ, अच्छा भेजता हूँ। एक दो चीज़ें समझा दीजिए क्योंकि दर्शक जरूर समझना चाहेंगे। ये RL 21 क्या है और नमस्ते योजना क्या थी? हाँ, RL है राइट टू लाइवलीहुड विद डिग्निटी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसमें लिखा हुआ है। और ये जो सरकार की नमस्ते योजना है, इसमें ये नेशनल मैकेनाइजेशन है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये है कि हम सरकार ने ये नमस्ते योजना बनाई कि हम मैकेनाइज करेंगे और सीवर में इंसान को नहीं घुसना होगा, मशीन से सफाई करवाएंगे। ये है नमस्ते। सर आप समझ गए? बिल्कुल मैं समझ गया। एक चीज़ और, ये हमारे साथी भी पूछ रहे थे कि जब इस तरह की जब बातें होती हैं, जब एक सबसे छोटे तबके की बात होती है, तो हम ये इसलिए चाह रहे हैं कि जेन ज़ी भी ये समझे। तो ये जय भीम क्यों लगाया जाता है, अम्बेडकर साहब की तस्वीर क्यों लगाई जाती है, इसको ज़रा। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ हमारे ये नहीं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो एक मानवता के मतलब एक महानायक थे। उन्होंने ये सब जाति कास्टिज्म वगैरह को ख़त्म करने की बात की। उनकी एक किताब भी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो वो बाबा साहब चाहते थे कि भाई इस देश का कोई भी जाति, किसी भी धर्म का, सब व्यक्ति को बराबर का अधिकार हो, और संविधान में है भी सर हमारे पास। तो हम उनकी विचारधारा चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, क्योंकि हम दलित लोग हैं, हमारे पास जातिगत हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। तो ऐसा भेदभाव ना हो, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं। तो अगर हम बराबर हैं तो हमारे साथ भी डिग्निटी का बिहेवियर होना चाहिए ना। हम अगर आपसे सम्मान का व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ सम्मान का व्यवहार कीजिए। इसलिए ये बात किसने कही? बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो उसी उनके ही विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। महिलाएं भी जब कोई प्रोटेस्ट करती हैं जी, तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम लेती हैं। तो सर उन्होंने महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी। मतलब सारे शोषित वंचित जो हैं वो सब जय भीम कहते हैं। जी, ये हमारे लोगों को समझाइए कि जय भीम जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, या फिर जो भी लगता है कि शोषित वर्ग हैं, वंचित उन सब वंचित वर्ग हैं, हाशिए पे हैं, उनके लिए जय भीम क्यों एक ईश्वर की तरह हो जाते हैं? बिल्कुल सर, यही सबसे बड़ी बात है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जय भीम का मतलब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक लोकतंत्र का आधारशिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी इंसान में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सब में बराबरी की बात करते हैं। तो इसीलिए जय भीम मतलब असली लोकतंत्र, समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, समता की बात, न्याय की बात, यही
भीम का कहना है, तो हम लोग इसलिए जय भीम। आपको याद होगा सीजेपी प्रोटेस्ट में भी जय 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 भीम को सारा जी गूंजा जी था। हाँ, अभिजीत दीपके ने उनका बाबा साहब का फोटो भी था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो हमारा मकसद ही ये है। और देखिए डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यही है ना इसकी सब हम वो जो अब्राहम लिंकन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। तो असल में वो होनी चाहिए ना सर। अब हम तो ये देख रहे हैं कि हमने सरकार बना दी है, सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो हम क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाएंगे? हम बिल्कुल उठाएंगे, इसलिए जंतर मंतर पर। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब होती है तो एक बड़ा वर्ग विरोध भी करता है, कभी भीमटे और इस तरह के करके बोल के मैंने कई बार सुना है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि ये लोग जो हैं बार बार अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, अंबेडकर आरक्षण की बात करते थे, लेकिन वो 10 साल के लिए था, 15 साल के लिए था, अलग अलग थियरी चलती रहती है। देखिए ये आपने एक गंभीर सवाल किया, और ये लोग ही क्या, सोशल मीडिया के लोग ही क्या, अमित शाह ने भी एक बार पार्लियामेंट में क्या किया, आप अंबेडकर अंबेडकर करो, इतना नाम अगर भगवान का लो तो स्वर्ग मिल जाए, ये डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था उनका। तो अंबेडकर का जो विरोध करते हैं सर, वो जातिवादी मानसिकता वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हम लोगों को नीचा समझते हैं, और यही तो हमारी लड़ाई है। इसीलिए सर हम चाहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के हर नागरिक को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, और हम सबके लिए कहते हैं। अब ये सर जो सीवर में डेथ होती है, इसमें ये समझिए कि लगभग 100% दलित लोग होते हैं, ठीक है। अब ये दलित लोग हैं, तो हम कोई जो सो कॉल्ड अपने आप को हाई कास्ट समझते हैं, सवर्ण समझते हैं, उनसे हम थोड़ी कहते हैं कि आप भी जाके सीवर में सफाई करो। हम तो नहीं कहते, हम कहते हैं ना आप करो ना हम करें, हम लोग इंसान हैं, हम लोग को मानवीय गरिमा है। और भाई अब एक बताइए सर, अभी चंद्रयान हमारा चांद पे पहुंचा ना, यानी हमारी टेक्नोलॉजी में तो कोई कमी नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन बावजूद इसके सीवर सफाई करने के लिए मशीन नहीं है आपके पास। क्यों इंसान को घुसाते हैं? आप कह रहे हैं कि चांद पे हम पहुंच जा रहे हैं, नाले के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये किस मानसिकता को दर्शाता है सर? आप ये देखिए ना, जब आपके पास चांद पे पहुंचने की टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब जो आपकी बातचीत से लग रहा है कि इरादा नहीं है, क्योंकि हम चांद पे पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में हमने देखा नहीं, हर चीज नए सिरे से करना था जी। तो नाला तो महज 10 फीट नीचे है, हाँ। तो वहां तक तो पहुंचाया ही जा सकता है। वहां तक तो पहुंचा सकती है, मतलब उसके लिए तो बहुत हाई टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मानसिकता है कि उनको करना नहीं है गवर्नमेंट को। लोग पता है हमारे बारे में क्या कहते हैं सर, कि अच्छा ये तो सफाई कर्मचारियों का काम ही है, मतलब ये लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई हम क्या अपनी मर्जी से करते हैं? आपने हमें बाध्य कर रखा है। अगर हम अपने, मेरा नाम सर राज वाल्मीकि है, अब मैं एक वाल्मीकि के नाम से चाय की दुकान भी खोल लूँ ना, तो जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को हाई कास्ट समझते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, बनिया, ये मेरी दुकान पे चाय पीने नहीं आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे अरे ये तो एक वाल्मीकि की है, एक भंगी की है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति में हमें तो आप कोई दूसरा काम करने नहीं दे रहे, हमारी तो ये मजबूरी में आप हमें बाध्य कर रहे हो। हमारा कहना ये है कि ये सिस्टम, ये जातिवादी मानसिकता, ये हमें बाध्य कर रही है कि हम ऐसे सफाई के काम में जाएं। और आपने कानून बना दिया सर, देखिए 2 कानून बन चुके हैं अभी। पहला कानून था 1993 में बना, और उस कानून का मकसद था कि डिमोलिशन ऑफ, वो था नहीं, उनका जो पहला कानून था उसमें था कि ड्राई लेटेंट कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन एक्ट था, वो 1993 की, आप शौचालय नहीं बना सकते। उसके 20 साल बाद एक कानून आया जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इसे हम लोग शॉर्ट में MS एक्ट 2013 बोलते हैं। इसमें सर एकदम साफ साफ मना है कि किसी भी इंसान को आप गटर में नहीं घुसा सकते, सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं करवा सकते, लेकिन वो कानून का पालन कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का भी सर ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2010 में ये ऑर्डर दे दिया था कि भाई इसमें किसी व्यक्ति को सफाई के काम में नहीं घुसाना चाहिए। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप उन्हें बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर नहीं घुसा सकते हैं। तो सर ये कानून का पालन कहाँ हो रहा है? तो यही तो हम डिमांड लेकर आए जंतर मंतर पे कि भाई MS एक्ट आपने बना दिया, उसे लागू करो फिर, और हमारी मौतों को रोको। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये कहना है। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ, सीवर में कितनी मौतें हो रही हैं, उनको ये आंकड़ा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आवाज आ रही है? क्योंकि ये सफाई करने वाला, सीवर में जाने वाला
गरीब तबके का इंसान होता है जो मजबूरी में सीवर में काम करता है, कोई खुशी में गटर में नहीं जाना पसंद करता है, उसको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गटर में जाना पड़ता है। कोई उच्च जाति का व्यक्ति नहीं होता है जो सीवर में जाता है, इसीलिए सरकार क्योंकि बैठना तो इधर बैठो। हाँ जी, इधर आओ, इधर आओ, वहाँ कोई नहीं। अनुराधा इस भारत में है नहीं, तो सीवर में जितनी भी मौतें हुई हैं उनको इंसाफ दिलाना और सीवर में आने वाले समय में कोई भी सर ये कहाँ से आए हैं सब लोग? सब दिल्ली से ही हैं, बाहर से भी? 9 राज्य से हैं। 9 राज्यों से हैं। और ये जो मुद्दा है ये तो सर काफ़ी पुराना है। पुराना मतलब ये नया कानून बनाने के बाद ही ये सारे चल रहा है, बट सरकार तो एक बात भी इसका जवाब नहीं देते हैं। ऐसा मर जाते हैं सारे, बट वो लेखा भी नहीं देते, झूठ बोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए अभी जो मैं देख रहा था कि आप कहते हैं कि सरकार जो है मौत के आंकड़े भी छुपा रही है। वही है, अब वो लोग ने अभी 261 लोग का अभी एडमिट किया है। वो तो वो बोल रहे वो मरा नहीं। अच्छा। कहा है दिखाओ, इसलिए आया वो लोग। अच्छा। उनका परिवार लोग आया, कहा है दिखाओ। फिर तो ये लोग जॉब करते होंगे तो उनका नाम तो सूचीबद्ध रहता होगा ना, डेटा होगा। वो सब है, वो झूठ बोलते, एक ही दम झूठ। सर ये हम लोग दिल्ली में, पर राष्ट्रीय मीडिया में ये कभी खबर ही नहीं बनती ये चीज़ों का। बनते हैं बट बड़ा काम छोटा ऐसा खबर बनता। अच्छा सर, अपना नाम बता देंगे सर? सर अपना नाम बता देंगे? बेजवाड़ा विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन नेशनल कन्वीनर। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार भारती। कहाँ से आए आप? वाराणसी से। वाराणसी से। वाराणसी तो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, तो क्या वहाँ पर भी ये समस्या है कि सब दिल्ली पर ही है सब चीज़ों का? सीवर में मौतें तो हर जगह हो रही हैं, चाहे वाराणसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई भी प्रदेश हो, हर जगह होती है। समय समय पर होती है, लेकिन चीज़ें ये है कि सरकार को इस सब सारी चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। सीवर में साफ करते समय जो लोग सीवर जहरीली गैस से मर जाते हैं, तो थोड़ा सा दबाव बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी प्राइवेट ठेकेदार जिनका पास होता है वो जबरन उनको कहते हैं भैया काम करो, नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे। अब पैसे की किल्लत, परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो लोग इस तरह के काम करते हैं और जहरीली गैसों से उनकी मौत हो जाती है। हमारा आज का उद्देश्य यहाँ पे आने का ही था, सरकार तक कम से कम बातें तो जाएं। आप कर्मचारी हैं, काम करते हैं? मैं सिटी कन्वीनर हूँ यहाँ का। अच्छा। और मैं ऐसा अपने वाराणसी से हूँ। हम लोग और मैं कल्चरल एक्टिविटी भी देखता हूँ सर, तो हम लोग स्टॉप किलिंग पे प्ले वगैरह भी करते हैं, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। ये चीज़ समझाइए, क्योंकि जो हम लोग नेशनल मीडिया देखते हैं, दिल्ली में जो खबरें आती हैं वो सरकार के वादे आते हैं कि अब कोई मैनुअल जाता नहीं है, और जो जाता है उसके पास सारे गियर हैं। इसकी कितनी हकीकत है और ये कितनी सच्चाई है, इसको भी ज़रा बताइए। बहुत सही कहा आपने कि सरकार तो हमेशा अपने कागजों में दिखाती है कि कोई मृत्यु नहीं है और किसी प्रकार की कोई डेथ नहीं होती है, इनको सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पे जब आप आएंगे तो आपको सब चीज़ मालूम चलेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कोई केस, एक एग्जांपल दे के 2-4 केस बताते हैं। वाराणसी में 2021 में 22 और 19 में केस हुए थे, जिसमें एक लोग सीवर में गए, उसको बचाने के लिए 2 लोग गए, दोनों लोग मरे वहाँ पर। वाराणसी के मुगलसराय में 3 लोग एक साथ मरे थे, बचाने के चक्कर में 3 लोग गैस से मर गए। तो वो थोड़ा, तो जब वो जाते हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ गैस होगा, यहाँ नहीं जाना चाहिए? पता होता है। हाँ। कारण ये है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास और पढ़े लिखे है नहीं। एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है इस गंदगी में उतरने का, और उनके पास यही एक माध्यम बचता है, और वो जाके उसमें जाते हैं, उनका अपने साथ साथ 1-2 लोगों को और चले जाते हैं। मतलब जो जाते होंगे मन में एक डर तो होता होगा, पता नहीं कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठेकेदार ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे ठेकेदार ऐसे होते हैं, उन्होंने कहते हैं भैया तुम शराब पियो, शराब पी के जाओ नीचे। अच्छा, ये कहते हैं शराब पियो और जाओ, कहते हैं लोग ऐसा। तो ये तो पूरा जानवरों तरह बर्ताव है। बहुत बुरा बर्ताव में है ना, सेंस में आप सोचिए ना, इतनी गंदगी में उतरने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, इसलिए कहा जाता कि आप नशा करो, उसमें जाओ और तब उतरो। हम आप सोचिए थोड़ी सी गंदगी में कैसे खड़े होते हैं, नाक बंद करते हैं, उसको उतरना कैसे उतरेगा वो? इसलिए उनको नशा के आदी बना के उनको ऐसा काम कराया जाता है। बताइए, तो और भी गंभीर अपराध है कि आप उसको शराब पिला के पहले एडिक्टेड करते हैं और फिर उससे ये सारे काम करवाते हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हैं? नहीं। अच्छा, ये लेडी भी हैं कुछ, आप प्रोटेस्ट में आई हैं मैम? जी, एक मिनट मुझे। अच्छा।
और मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो पार्लियामेंट में घपला हुआ 5 साल में 593 मौतें, मैं तो कहूँगी हत्याएं हुई। मैं इसको हत्या मानती हूँ। किसी भी देश की काम करते वक्त बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 593 बार अगर उसी काम के कारण देखना किसी भैया की गिरे मौत नहीं हो, गिरे होती तो उठा के है रख देना प्लीज। और वो सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो मैं उसको मौत नहीं, मैं उसको हत्या मानती हूँ। ये हत्या है। और इस हत्या के बारे में जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 200 कुछ इस प्रकार की मौतें 5 साल में हुए, जबकि हकीकत है कि 593 हत्याएं पिछले 5 साल में हुए। तो पहला यहाँ सवाल ये कि पार्लियामेंट को संबंधित मंत्री ने झूठ क्यों बोला, संसद में झूठ क्यों बोले, और संसद में झूठ बोलने के बाद पूरे देश भर को तुमने गुमराह क्यों किया। हमारे पार्लियामेंट संसदीय प्रणाली में एक तथ्य है कि अगर मंत्री पार्लियामेंट को गलत सूचना देती है, उस मंत्री के खिलाफ सवाल उठता है और उस मंत्री को सख्त सजा दी जा सकती है। इसलिए कॉमरेड बेजवाड़ा, मैं आपसे ये कहती हूँ, हम लोग एक साथ मिलकर एक प्रिविलेज मोशन हम लोगों को मूव करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन आपकी मदद से हम वो मोशन मूव करके हमारे एमपीज को कह देंगे, राज्यसभा और लोकसभा में जहां ये जवाब दिया गया वो मूव करके उस मिनिस्टर के खिलाफ हमें बताना पड़ेगा। जवाब दे जेन जी की छात्रों ने, युवाओं ने दिखा दिया इस जंतर मंतर पे, लेकिन हमारे जो जेन जी के लड़के हैं, ये इनकी सबकी तस्वीर, इनके नाम, इनकी उम्र लिखी गई है। कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, जो जेन जी के हमारे बच्चे हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है, उसका भी आज हमें जवाब दे चाहिए। और उस जवाब दे के लिए हमें आगे संघर्ष बढ़ाना है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? मंत्री की जवाब दे चाहिए कि नहीं? एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ये सुअर का काम, किसी साथी ने मुझे सही बताया कि आप में से किसी ने कहा चांद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 10 फीट नीचे नाली तक नहीं पहुंच सकते। ये सरकार की मानसिकता है, ये सरकार की मानसिकता है। विज्ञान सबके लिए है, लेकिन हमारे काम की इज्जत के लिए नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार और उनके एमपीज को, तुमने गटर को गाली समझा है। तुमने कहा किसी को नीचे दिखाने के लिए, तुमने पूरी पीढ़ी को, तुम्हारी एमपी ने गटर पीढ़ी बताया। शर्म करो कुछ। ये गटर को साफ करने वाले वो बहादुर लड़के, वो बहादुर युवा जो तुम्हारी गटर, तुम्हारी मैल साफ करते हैं ताकि तुम जी सकते हो, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए जो सफाई करते गटर की, उनकी जिंदाबाद हो, उनकी जय हो, उनका जय हो। लेकिन ये दलित है अधिकतर। हमारी देश की जाति प्रथा, मनुवादी समझ के आधार पर आज, इसीलिए मैं पूछती हूँ, हमारे नौजवान मजबूरी में ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कानून ने मना किया, आज भी करते हैं मजबूरी में। और आज भी तुमने उनको कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, कोई पक्की नौकरी नहीं।
जब जाके काम करके कोई कंट्रैक्टर के नाम पर उनका नाम भी दर्ज नहीं होता है। जब जिंदा है तब भी मेरा नाम दर्ज नहीं, और जब मेरी हत्या होता है तब तो कौन हमें पूछे। और इसीलिए साथियों, ये संघर्ष एक संविधान, आपने बाबा साहब का यहाँ तस्वीर सही रखा। बाबा साहब ने कहा संविधान जितना भी अच्छा हो, लेकिन जो लोग उस संविधान को अमल में लाते हैं, अगर वो लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान जितना भी बढ़िया हो वो संविधान का कोई मायने नहीं रहता है। तो आपने देखा सर, अभी वृंदाकरात मैम ने भी कहा कि हम चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन 10 फीट के गटर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो और ये बहुत पुरानी मांग है, और ऐसा नहीं है कि आज और 1-2 साल की बात है, बहुत दिनों से है सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आया हुआ है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है, इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। क्योंकि कम से कम शुरुआत भी हो तो ये लोगों को भरोसा जगे कि अभी शुरुआत हुआ है, कभी दिल्ली में पहुंचा है तो हो सकता है कि उनके राज्यों तक भी पहुंचे, उनके शहर तक भी पहुंचे। तो सबसे ज़रूरी है वो शुरुआत होना, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भाई आप वाल्मीकि हैं तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे। तो जब तक ये बदलाव तभी होगा जब इस तरह की शुरुआत होगी, क्योंकि विज्ञान ही है जो इस तरह की चीज़ों को दूर कर सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आया था, अब देखिए बराबर लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। हाँ। और ये बात जो हो रही है, जितने ज़्यादातर केसेस बताए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा चकित करने के लिए आश्चर्य में कि दिल्ली जैसे शहर में है, जहाँ पे संसद है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पे दिल्ली सरकार है जो अपनी योजना लाती है, केंद्र सरकार योजना है। लेकिन जिस तरह से पता चला है कि यहाँ पर भी आंकड़े सही से बताए नहीं जाते हैं, और जो एक समाज में कहा जाता है कि तुम्हारी जाति तुम नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि कंगना रनौत ने जो गटर जनरेशन कहा था, वो गटर जनरेशन आज यहाँ पर है, जो आपका गटर साफ नहीं करेगी तो कैसे आपकी ज़िंदगी रवानी में होगी। तो हमें लगा कि ये खबर बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आज हम आए हैं। तो मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है, आप मुझे स्वतंत्र में देख रहे हैं। और मेरा नाम है दीपक सिंह सरोची, और आप देख रहे थे न्यूज़ मुनी। और इसी तरह से हम प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा टीम ना हो, खुद 2 जगह जाकर कम से कम आपको सही खबर, ग्राउंड रिपोर्ट जो असली होती है वो आपको दिखा। संसाधन भले हमारे कम हैं, लेकिन इरादा हमारा मजबूत है, और इसीलिए हम दोनों साथ आए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो फिर होगी मुलाकात ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।